की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना है, हमारे जात उनके घर के खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उसके नाम के आगे आप शुरू करें। एक बार जगदीश देवड़ा तीनों सेनाओं के मुखिया से पूछ लें क्या वे नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव के खास सेगमेंट सवाल तो पूछेंगे। सवाल तो पूछेंगे में आज हमारे मेहमान हैं देश के मशहूर और बेबाक पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। आपको बता दें दोस्तों, डॉक्टर राकेश पाठक पहलगांव में हुए आतंकी हमला जो हुआ था उसके कुछ दिन बाद वहां का दौरा करके आए और लोगों से वहां पर बातचीत की और वहां के हालात किस तरह है उसको खुद करीब से जाना, यानी कि जो कश्मीर के लोग थे उनसे सीधे रूबरू हुए। उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही उनसे कि कश्मीर का क्या माहौल है, किस तरह का जो आतंकी हमला हुआ, किस तरह से लोग क्या सोचते हैं। लेकिन हम उनसे उस बारे में भी सवाल करेंगे जो मध्य प्रदेश के दो जो बेशरम मंत्री हैं, विजय शाह और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, जो सेना को लेकर जिन्होंने बातें कही हैं, एक सेना के अधिकारी को लेकर बातें कही हैं, उसके बावजूद जो भाजपा सरकार है, जो भाजपा संगठन है, उन मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो सर सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि हम शुरुआत पहले भाजपा के उन मंत्रियों के, बेशरम मंत्रियों के से ही करते हैं कि आप लगातार उनके लिए लिख भी रहे हैं, आप अलग अलग डिबेटों में उनके लिए बोल भी रहे हैं। क्या वजह है कि विजय शाह हो या जगदीश देवड़ा हो, क्या जो भाजपा चाल चरित और चेहरे की बात करती है तो कि उनका चेहरा और चाल चरित लगातार बिगड़ते जा रहे हैं? देखिए जो है भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र तो पूरी तरह देश के सामने आ चुका है। उसकी कथनी और करनी में जो फर्क है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों, उनके कामकाज से लेकर पन्ना प्रमुख तक दिखाई देता है। अभी देश इतने बड़े संकट से गुजर रहा है, देश के सामने इतनी बड़ी चुनौती है, पूरा देश एकजुट खड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, दहशत गर्दों के खिलाफ, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता अब सेना के बारे में जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो घोर निंदनीय है। आज़ादी के बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने सेना के लिए या सेना के अधिकारियों के लिए इस तरह के बयान दिए हो। इसमें दो बातें हैं। पहला बयान है विजय शाह का, वो पूरी तरह से सांप्रदायिक नफरत से भरा हुआ है। हमारे देश की सेना की शान, हमारे देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में ये कहना कि हमारे मोदी जी ने, हमारी सरकार ने आतंकवादियों की बहन को ही उनकी ऐसी तैसी करने भेजा, ये अकेले कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं था, ये पूरी भारत की सेना का अपमान है। इसके अलावा एक पूरे धर्म, एक पूरे मजहब जो हिंदुस्तान के ही लोग हैं, उन सब की भी घोर बेइज्जती है। अब उससे बड़ी बात यह है कि इतना सब होते हुए भी मध्य प्रदेश की सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मुख्यमंत्री के तेवर ऐसे हैं, लग रहा है कि वे इस्तीफा न तो मांगेंगे न उन्हें बर्खास्त करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने भी अब तक कोई बड़ी ऐसी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। इससे ऐसा लगता है कि जो विजय शाह कह रहे हैं असल में पार्टी की लाइन वही है। वही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जब वे मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, मंगलसूत्र लूट ले जाएंगे, भैंस छीन ले जाएंगे और जेवर से लेकर मुजरे तक की बातें करते हैं। इसका मतलब यह है कि पार्टी का मूल विचार वही है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ऐसा मान लेना चाहिए इस देश को कि विजय शाह ने जो कहा है वो पार्टी की लाइन है। सर एक बड़ा जो सवाल आ रहा है आम जनता के भी मन में आ रहा है, मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई थी तो उनका ये कहना था कि जो विजय शाह ने कर्नल सूफिया को लेकर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की है, उसके बाद जिस तरह से संगठन और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और संगठन ने तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन न्यायालय ने एक्शन लिया, हाई कोर्ट ने इतना कड़ा डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका उनको मतलब फेवर नहीं किया है, कहा है कि इनके खिलाफ ऐसी धाराओं में मामला दर्ज किया जाए, प्रकरण भी दर्ज हो जाता है लेकिन वहाँ पर भी लाग लपेट करके प्रकरण दर्ज किया गया है। क्या भाजपा संगठन विजय शाह को अदालत से, न्याय से भी ऊपर हो गए और क्या वजह है कि भाजपा सरकार अब चाल चरित की बात करती है, चेहरे की बात करती है, लेकिन इतना बेहुदा बयान देने के बावजूद भी मंत्री विजय शाह पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका दूसरा रीजन सामने आया कि फिर उनके जो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जो भारतीय सेना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों में नतमस्तक है। देखिए जुबैर, पहले हम विजय शाह के मामले को देख लें फिर जगदीश देवड़ा पर आएंगे। हाई कोर्ट ने स्वप्रेरणा से मुकदमा दर्ज किया, सुओ मोटो, कोई फरियाद लेकर नहीं गया था। तो सबसे पहले जबलपुर हाई कोर्ट के दोनों न्यायाधीशों को, अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला जी के सम्मान में हमें सैल्यूट करना चाहिए।
अब उसके बाद क्या भूमिका हुई सरकार की कि सरकार ने पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं की समय सीमा में, रात को एफआईआर दर्ज हुई, 4 घंटे में करना थी। एफआईआर में क्या हरकत की, आरोपी के नाम के आगे श्री लगा दिया 2-2 बार। देश के इतिहास में किसी आरोपी, वो भी ऐसा आरोपी जिसके खिलाफ देश की एकता अखंडता को तोड़ने का आरोप है, जिसके खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा दर्ज है, उसके नाम के आगे आप श्री लगा रहे हैं। सर एक छोटी सी चाहता हूँ, मुझे एक चीज याद आ रही है, दिग्विजय सिंह जी ने कभी कहा था कि कसाब साहब या उसामा जी कहा था, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफी विरोध किया था, जबकि उस मामले में कोई ऐसा मामला नहीं था, वो एक सहज बातचीत थी। यहाँ तो हाई कोर्ट का निर्देश है और आप आरोपी को बचाने के लिए चलिए श्री लगा दिया, हम उसको भी एक तरफ अनदेखा कर देते हैं, लेकिन पूरी एफआईआर में अपराध का जिक्र नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, हाई कोर्ट खुद कह रहा है। हाई कोर्ट ने जब एफआईआर पढ़ी तो उसने कहा कि आपने इतनी लचर, इतनी कमजोर एफआईआर दर्ज की है कि आरोपी को हाई कोर्ट में मदद मिलेगी, उससे एफआईआर रद्द हो जाएगी जब वो अपील करेगा हाई कोर्ट में, तो दोबारा एफआईआर करने को कहा। चूंकि जो सिस्टम है, ऑनलाइन जो एफआईआर होती है उसमें संशोधन नहीं हो सकता, ये बयान आज पुलिस का आया है। तो अब जो कुछ हाई कोर्ट ने कहा है, जो बाकी चीज़ें हैं वो पूरक जानकारियों के रूप में आगे चालान में शामिल कर ली जाएंगी। लेकिन सरकार के इशारे पर मध्य प्रदेश की पुलिस भी जो कुछ कर रही है वो बेहद चिंताजनक है और आपत्तिजनक है। अब जहाँ तक जगदीश देवड़ा का सवाल है, जगदीश देवड़ा ने क्या कहा, वे तो उससे भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा 140 करोड़ लोग, पूरा देश, पूरी सेना, वो सैनिक सब नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। मैं जगदीश देवड़ा जी से कहना चाहता हूँ कि उनके 140 करोड़ लोगों में तो देश की राष्ट्रपति भी शामिल हो गई, देश के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी शामिल हो गए, सीडीएस हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, जुबैर कुरैशी जैसे लोग हो गए, डॉक्टर राकेश पाठक हो गए। हम तो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक नहीं है। एक बार जगदीश देवड़ा तीनों सेनाओं के मुखिया से पूछ लें क्या वे नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, तो उन्होंने जो किया है वो इससे भी आगे का है। सेना का अपमान किया है, पूरे देश का अपमान किया है। इस देश में 67% लोग आज भी नरेंद्र मोदी से असहमत हैं। 3 बार चुनाव जीते हैं तब भी 65-67% लोग तो मोदी के खिलाफ वोट देते हैं, तो कौन नतमस्तक है? मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी शाह ने, डॉक्टर मोहन यादव ने अपने इन दोनों मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो ये मानना चाहिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पूरी पार्टी इनके बयानों के साथ है। सर विजय शाह ने तो कई लगातार माफ़ी भी मांगी है कई जगह अपने बयान के लिए, अपनी टिप्पणी के लिए, लेकिन अभी तक जगदीश देवड़ा जी का कोई ऐसा बयान नहीं आया माफ़ी मांगने का, बल्कि उल्टा कह रहे हैं कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया, कांग्रेस इस तरह का कर रही है। देखिए कमाल की बात है, हर चीज़ में कांग्रेस की साजिश बता देते हैं। एक सार्वजनिक समारोह में मंच से दिया गया आपका भाषण है, अब तक कोई ये साबित नहीं कर सका कि उस भाषण को काट छाट करके कोई फोटोशॉप किया हो या वीडियो एडिटिंग की गई हो, कहीं आवाज़ सुपर इम्पोज की गई हो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और अगर ऐसा किसी ने किया है तो उनकी सरकार है, वे डिप्टी सीएम है, पुलिस से जांच कराएं। किसी ने अगर उनके वीडियो में काट छांट की है उसको सीखचों के पीछे भेजें। लेकिन साफ बात यह है कि उन्होंने बोला है, वही देश ने सुना है। देश के कान नहीं बज रहे हैं कि अपने मन से कुछ भी सुन ले। आप कह रहे हैं कि देश की सेना, सैनिक, पूरा देश नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ऐसा भी नहीं है कि वाक्य विन्यास में कोई हेर फेर हो गया हो, वे कुछ और कहना चाह रहे हो कि देश सेना के सामने नतमस्तक है, ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा। सेना के सामने अब नतमस्तक है। मैं खुद कहना चाहता हूं कि हम और हमारा पूरा देश सेना की पराक्रम, सेना की वीरता, शौर्य, उसको सैल्यूट करते हैं, उसके चरणों में नतमस्तक होने को तैयार है। लेकिन किसी नरेंद्र मोदी के चरणों में भारत की सेना नतमस्तक नहीं हो सकती। सर क्या बात है कि भाजपा के ही लोगों की जबानें लगातार फिसल रही हैं। हम विजय शाह की बात कर ले, हम जगदीश देवड़ा की बात कर ले, अब भाजपा के सांसद फग्गन कुलस्ते की भी जबान फिसल गई है। उन्होंने भी कह दिया अपने आतंकवादी, हमारे आतंकवादी। देखिए इस पूरी पार्टी में वाणी का संयम नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गांधी जी के बारे में कुछ भी कहते रहे हैं, बाद में इंग्लैंड गए तो गांधी जी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, फूल चढ़ा रहे थे, वहाँ कसीदे काढ़ रहे थे। लेकिन जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तो गांधी जी के बारे में बेहद अपमानजनक सोशल मीडिया पर टीप की थी उन्होंने। खुद प्रधानमंत्री क्या कहते रहे हैं, आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत सेना का कैसा सम्मान करते रहे, सुन लीजिए बानगी। उन्होंने कहा था कि भारत की सेना को आपदा की स्थिति में 3 महीने लग सकते हैं तैयार होने में, हमारे स्वयंसेवकों की सेना 3 दिन में तैयार हो जाएगी। ये सेना का अपमान था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था सैनिकों से ज़्यादा साहसी व्यापारी होते हैं, ये भी सेना का अपमान था।
तो इनके बोलने पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। ये सत्ता के मद में है, उन्हें लगता है वे कुछ भी बोलते रहेंगे, जनता सुनती रहेगी, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे जनता भी अंदर से बहुत व्यथित हो चुकी है। सर एक सवाल और जो सामने आ रहा है कि ये तीनों अगर हम बात करें 2 मंत्रियों की और एक सांसद की, तीनों आदिवासी वर्ग से बिलोंग करते हैं। क्या कारण है कि इतने बेजुबान हो रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं? आर्मी के खिलाफ, हमारी जो गर्व की है सेना, उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। उसके बावजूद भी तो ना तो भाजपा संगठन न सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार है, उन पर कोई एक्शन नहीं लेना। जबकि पिछले अभी कुछ दिन पहले ये सुनाई दिया था कि सीएम चाहते थे, और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी चाहते थे इन पर कार्रवाई की जाए, और जो भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती नंद ने भी उनको बर्खास्त करने की बात की। लेकिन क्या वजह है कि इनको अब तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा संगठन के द्वारा? देखिए, ये वजह तो पूरा देश पूछ रहा है। पूरा देश देख रहा है कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर हुए आज तीसरा दिन है, पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? खबरें तो ये आ रही हैं कि वे फरार हो चुके हैं। एक कैबिनेट मंत्री फरार कैसे रह सकता है? उसके साथ उसका अमला रहता है, उसके पीएसओ रहते हैं, पुलिस के कर्मचारी रहते हैं, या तो उन सबको छोड़कर कहीं भूमिगत हो गए हैं। इन सब के खिलाफ कार्रवाई शायद इसलिए नहीं हो रही कि भारतीय जनता पार्टी को वोटों से मतलब है, उसकी चिंता सिर्फ आदिवासी वोट है। हमारे दर्शकों के लिए हम बता दें कि मध्य प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य, 21% से ज़्यादा आबादी यहाँ पर आदिवासियों की है, और ये जो बयानबाजी करने वाले नेता हैं ये आदिवासी हैं। बीजेपी को लग रहा होगा कि हम इनमें से किसी को हटाएंगे, बर्खास्त करेंगे या इस्तीफा लेंगे तो आदिवासी नाराज हो जाएंगे। विजय शाह के मामले में एक बात और याद दिला दें, आप सबको याद है कि जब वे शिवराज सिंह की सरकार में मंत्री थे तब भी उन्होंने शिवराज सिंह इसी पे मैं आ रहा था, इसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि क्या शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह कर्नल सूफिया कुरैशी से बड़ी हो गई हैं? जब साधना सिंह के खिलाफ इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी विजय शाह ने, तो उनको तत्काल बुला के इस्तीफा ले लिया गया था। प्रदेश अध्यक्ष थे नरेंद्र सिंह तोमर, वो इनको साथ लेके गए थे सीएम हाउस और वहां पर इनसे इस्तीफा लिखवाया गया था। लेकिन जब आज कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर इन्होंने अभद्र टिप्पणी की गई है, तो जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है वो उनको बचाने में लग गए हैं। आखिर क्या वही सवाल लोग पूछ भी रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह क्या कर्नल सूफिया कुरैशी से ऊपर थी? बीजेपी ने तो साबित कर ही दिया है ना कि अगर एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी थी, उनका भी उतना ही सम्मान है, एक महिला होने के नाते उनका सम्मान भी सर्वोपरि है। लेकिन एक फौजी जो देश की सेना और सरकार की तरफ से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश और दुनिया को जानकारियां देती थी, उसके बारे में धर्म के आधार पर टिप्पणी करना उससे ज़्यादा गंभीर है। वो एक व्यक्तिगत बात थी, वो भी उतनी अपमानजनक थी, लेकिन ये तो पूरे संप्रदाय, पूरे धर्म, एक मजहब के 25 करोड़ लोगों के ऊपर आरोप था। एक तरह से महिला की अस्मिता के खिलाफ तो था ही, लेकिन बीजेपी ने इसका तो पूरा देश भी विरोध कर रहा है। पूरा देश विरोध कर रहा है, लेकिन बीजेपी इस्तीफा नहीं ले रही, न बर्खास्त कर रही है। उमा भारती ने भी मांग की है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो कांग्रेस से सवाल पूछने लगे कि सिद्धारमैया से इस्तीफा क्यों नहीं लिया। अरे उन्होंने नहीं लिया, उन्हें आप कोसी है, लेकिन आपके मंत्री ने तो देश की सेना का अपमान किया है, आप क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे? उन पर तो भ्रष्टाचार का आरोप था सिद्धारमैया पे या अरविंद केजरीवाल पे। यहाँ तो देश की सेना का मामला है, भ्रष्टाचार से सेना और बड़ी होती है, सबसे बड़ी है देश की सेना जिसने हमारे देश की रक्षा की है अभी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वोटों की चिंता में इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, पर इसका गलत संदेश जा रहा है। बीजेपी समझ नहीं रही है कि आम जो नागरिक हैं, आम मतदाता है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, आदिवासी भी हो, कोई विजय शाह के बयान के पक्ष में नहीं है, उनके साथ नहीं है। उनके अंदर समर्थक होंगे, लेकिन बीजेपी को एक न एक दिन कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन अब तक नहीं हो रही है, न गिरफ्तारी हुई है, न इस्तीफा मांगा जा रहा है, न बर्खास्तगी है। इसका मतलब ये है कि वे आगे जितने लंबे समय तक खींचना चाहेंगे खींचेंगे और इस्तीफा नहीं लेंगे। तो इससे भाजपा को क्या नुकसान हो सकता है आगे जाकर? देखिए, जितने आदिवासी वोटों को बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसके एवज में बाकी वर्गों का तो नुकसान होगा। तमाम जो सवर्ण हिंदू हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वे भी इस बात को उचित नहीं मान रहे। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, वो जो अंधभक्त हैं जिन्हें कुछ नहीं दिखाई देता उन्हें छोड़ दीजिए, बाकी बीजेपी और मोदी का समर्थक भी इस बात को नहीं पचा पा रहा कि सूफिया कुरैशी के बारे में ऐसी बात कही जाए या पूरी सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बताया जाए। तो बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। तो अमित शाह और मोदी जी क्या कर रहे हैं? जो उनके जो संगठन के लोग हैं या मंत्री हैं, वो इस मामले में अब तक उनके कोई बयान नहीं आया, उनके कोई एक्शन नहीं है, वो क्यों खामोशी इख्तियार की? देखिए, मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, मैं तो हर दिन हर वीडियो में इनके नाम लेकर पूछता हूँ कि इन लोगों ने अब तक एक ट्वीट क्यों नहीं किया। मोदी की तरफ से सूत्रों के हवाले से ही आ जाता, जैसे प्रज्ञा ठाकुर के लिए आ गया था कि मोदी जी ने कहा वे दिल से कभी माफ़ नहीं करेंगे।
इतना ही कह देते, वैसे तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। खुद नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को निर्देश देना चाहिए कि इस बदजुबान, बदतमीज, बददिमाग, गलीज और गटर छाप मंत्री को बर्खास्त किया जाए। ये शब्द मेरे नहीं हैं, गटर छाप हाई कोर्ट का शब्द है, बाकी के शब्द मेरे हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, ये बदजुबान, बदतमीज, बददिमाग मंत्री बर्खास्त होना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्खास्त नहीं करवा रहे हैं तो उनकी सहमति उसके बयान के बिल्कुल साथ। सर, क्योंकि कुछ ऐसे बयान भी आए थे विजय शाह की तरफ से कि भाजपा से जो प्रदेश संगठन है वो इनसे इस्तीफा चाहता था, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस्तीफा चाहते थे, लेकिन विजय शाह के जो बयान आए थे कि पहले मैं अमित शाह जी से बात करूंगा, पहले प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा, अगर उनसे बात करने के बाद निर्णय लूंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो शायद ये है कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को छोटा बता रहे हैं, वरना ये मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, विशेषाधिकार है। वो जिसे चाहे उसे मंत्रिमंडल में रखे, और अगर वो खुद इस बात की प्रस्तुति करते, इस बात की प्रस्ताव भेजते केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व से कहते, प्रधानमंत्री से या राष्ट्रीय अध्यक्ष से, कि हमें इनको मंत्रिमंडल से हटाना है, मुझे लगता है वहाँ से सहमति मिलती। नहीं मिलती तो उसका भी एक संदेश जाता, लेकिन मुख्यमंत्री तो उन्हें बचाने में लगे हैं। इसलिए मैं इस बात को नहीं मान रहा कि बी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री इनको हटाना चाहते थे और केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं हटा। इनको कोई नहीं हटाना चाहता, सब इनके साथ हैं। पूरी बीजेपी का मूल विचार विजय शाह के साथ है। चलिए थोड़ा सा सवालों का रुख बदलते हैं, जी। आपकी कश्मीर यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि जिस तरह जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ कश्मीर में, उसके तत्काल बाद आप कश्मीर पहुंचे, पहलगाम का विजिट किया और वहाँ के लोगों से भी आपने बातचीत की, जहाँ एक तरफ पूरा दहशत का माहौल था कश्मीर में, लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे। आपने ऐसे समय में वहाँ का दौरा किया और लोगों को से बातचीत करे और वहाँ के लोग हालात को आम पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की। किस तरह का ये दौरा रहा आपका? देखिए, मेरी ज़िंदगी का यादगार दौरा रहा कश्मीर। पहले तो ये कि कश्मीर एक बहुत खूबसूरत जगह है। जहांगीर ने जैसा कि कहा है कश्मीर के लिए, गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। हमने भी कश्मीर जाकर देखा कि सचमुच धरती पर स्वर्ग की तरह है, जन्नत है कश्मीर। और कश्मीर के लोग उतने ही खूबसूरत हैं जैसे बाकी देश के लोग हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा हमारे आपसे भी ज़्यादा बेहतर लोग हैं। बेहद जिंदा दिल, बेहद साफ दिल, एकदम सादा मिजाज, कोई दुरा छिपाव नहीं, मोहब्बत से भरे हुए। अब जहाँ तक उस वारदात का मामला है, बहुत बड़ी घटना थी। हमारे देश की सरहदों के भीतर आकर बेकसूर बेगुनाह 26 लोगों को दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया, उनकी हत्या कर दी। जैसे पूरा देश दुखी था, वैसे ही कश्मीर के लोग भी बहुत दुखी थे। और मैं उससे आगे ये कहना चाहता हूँ, बेहद गुस्से में थे। कश्मीर का आम आवाम हमेशा से आतंकवादियों के खिलाफ रहा है, दहशतगर्दों के खिलाफ रहा है। कुछ थोड़ा सा हिस्सा हो सकता है, वो पहले भी था और अब भी होगा। उनकी पहचान की जाना चाहिए, उन्हें पकड़ के सजा देनी चाहिए। लेकिन उनके चक्कर में बाकी के पूरे कश्मीर को आप संदेह के नज़र से नहीं देख सकते। हमने वहाँ लोगों से बात की, पहलगाम के उस मोड़ तक गए जहाँ से बेशरण घाटी का रास्ता जाता है, जहाँ से घोड़ों पर लोग जाते हैं, पर्यटकों को लेकर घोड़े वाले ले जाते हैं। मैं जब पहुँचा तब तक वो चूँकि आर्मी ने उसको बंद कर दिया था, हमने पहला वीडियो वहीं से बनाया था। लेकिन वहाँ से लेकर गुलमर्ग, सोनमर्ग का ग्लेशियर, शिकारे वालों से बात, घोड़े वालों से बात, वो स्लेज पर जो लेकर जाते हैं बर्फ़ में ऊपर खींचकर, स्लेज वालों से बातचीत, होटल, रेस्टोरेंट, हर कश्मीरी दहशतगर्दों के खिलाफ गुस्से से भरा हुआ था। मेरे साथ मेरे बातचीत में कैमरे के सामने लोगों ने कहा है कि उन दहशतगर्दों को पकड़ के लाल चौक पर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। तो ऐसे हैं कश्मीरी। सबसे बड़ी बात है, उस वारदात के बाद जिन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो तो कश्मीर के लोग हैं। उनकी तो अर्थव्यवस्था सिर्फ पर्यटन पर, टूरिज्म पर केंद्रित है। वहाँ और कोई कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ तो है नहीं। लेकिन उस वारदात के बाद इतने ज़्यादा लोगों ने अपने रिजर्वेशन कैंसिल कराए, होटलों के रिजर्वेशन, टैक्सी के, शिकारों के, हाउस बोट के। वहाँ जो बाकी का कारोबार है, केसर के बड़े बड़े शोरूम हैं, कश्मीरी कपड़ों के शोरूम हैं, दुकानें हैं, ड्राई फ्रूट्स के कारोबारी हैं। करोड़ों रुपए की चपत उनको लग गई पहलगाम के हमले के बाद।
बरसों लग जाएंगे कश्मीर को समझने में इस घटना के बाद। 2024 में 24-25 लाख लोग कश्मीर पहुंचे थे। इस साल उम्मीद थी वो रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड टूटने से पहले ही कश्मीर का हौसला टूट गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह लोगों ने जाना शुरू किया, हम जैसे लोग उस वक्त भी गए, हमसे ही बहुत लोगों ने कहा इस समय क्यों जा रहे हो, बड़ा खतरा है, जंग हो सकती है। और संयोग देखिए जुबैर भाई, हम उस दिन कश्मीर में ही थे जिस दिन जंग शुरू हुई। शेलिंग हो रही थी। 7 मई को हम वहीं थे। 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। हम श्रीनगर में थे। हमने सुबह तड़के 4 बजे जैसे ही देखा, हम सूरज जैसे ही उगा, हम 6 बजे डल झील पर पहुंचे, वहां से शो बनाया हमने। कार्रवाई चल रही थी, हमारे ऊपर से विमान जा रहे होंगे हो सकता है। तो उसके बाद कश्मीर के लोगों का हौसला लौटा, धीरे धीरे वापस जाना शुरू हुए लोग। सर, जिस तरह से आप अपनी बेबाकी और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और निडरता के लिए जाने जाते हैं, मेरा एक जो सवाल था, चूंकि आप भी कश्मीर होके आए, पहलगाम होके आए, मैं भी पिछले साल कश्मीर और पहलगाम गया था, और पहलगाम से जो बेसरन घाटी है वहाँ से पहलगाम से वहाँ तक जाने में 3 घंटे लगते हैं। या तो आप घोड़े से जा सकते हैं या खच्चर पैदल जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है बहुत आड़ा टेढ़ा पहाड़ी इलाका है, मतलब कोई खतरनाक रोड बाय रोड रास्ता ही नहीं है। या तो आप और घोड़े भी यूं खड़े हो जाते हैं, और पैदल तो आप 3 घंटे जाने में लगते हैं, 3 घंटे आने में लगते हैं। वहाँ से पहलगाम से कम डेली वहाँ पर 3 से 4 हज़ार पर्यटक जाते हैं, सैलानी जाते हैं। लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा है, इस सवाल को आज तक किसी मतलब अवॉइड किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है कि वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। मैं भी गया जब, तो वहाँ पर तब भी ऐसे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी गई थी। आतंकी आते हैं, नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, कपड़े उतारते हैं और गोली मार के चले जाते। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की फेलियर है, और सरकार का इंटेलिजेंस है उसकी फेलियर नहीं है, या जो गोपनीयता है उसकी फेलियरिटी नहीं है। देखिए, बहुत ज़रूरी आपने सवाल पूछा जुबैर, और इस सवाल को बार बार पूछने की ज़रूरत है। अब देखिए, युद्ध भी ख़त्म हो गया, सीज़ फायर हो गया, अब तो सरकार से सवाल पूछेंगे। हम उस संकट के समय में देश के साथ थे, हमने सवाल नहीं पूछे थे। उसके बाद मैं भी लगातार सवाल पूछ रहा हूँ। पहला सवाल तो ये है कि किसी छोटे से कस्बे में भी अगर 2000 लोग इकट्ठे हो जाएं, तो वहाँ की बीट का थानेदार, हवलदार, ट्रैफिक का सिपाही पहुँच जाते हैं। वहाँ तो देश भर से पर्यटक पहुँच रहे थे। पहलगाम थाना या बेशरण पुलिस स्टेशन पहले था। मैं ये जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं, जनवरी में उस पुलिस स्टेशन को हटा दिया गया था वहाँ से। किसके आदेश से हटाया गया? सीआरपीएफ या बीएसएफ वहाँ से क्यों हटाई गई उस समय? उससे पहले प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था कश्मीर का 3 दिन पहले, 4 दिन पहले सूचना मिली थी आतंकवादियों की घुसपैठ की, उनका दौरा रद्द हुआ। इतनी ज़्यादा इंटेल होने के बावजूद, इंटेलिजेंस सूचनाओं के बावजूद एहतियात क्यों नहीं बरती गई? और वो कोई जगह ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल सीमा से लगी हुई है, आए 2 कदम चलकर मारकर चले गए। वो पाकिस्तान की सरहद से काफ़ी दूर है, मीलों चलकर यहाँ तक चले आए, मारकर वापस भी चले गए, और वापस नहीं गए तो वहाँ अगर कहीं छुपे हैं तो वहाँ तलाशी अभियान चलना चाहिए। तो कई लेवल पर फेलियर है। एक तो लोकल इंटेलिजेंस, आप तो क्राइम रिपोर्टर रहे, आप जानते हैं हर जिले का, हर थाने का अपना एक लोकल इंटेलिजेंस होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, LIU। फिर उसके बाद स्टेट इंटेलिजेंस, फिर सेंट्रल इंटेलिजेंस, फिर काउंटर इंटेलिजेंस, रॉ जैसी एजेंसियां हैं। ये सारी एजेंसियां क्या कर रही थी? फिर वे सारे सुरक्षा बल जिनकी जिम्मेदारी है सीमा की सुरक्षा, वे क्या कर रही थी? सरकार क्या कर रही थी? उसके बाद क्या किया सरकार ने? प्रधानमंत्री दौरे से लौटे सऊदी अरब, बिहार में वोट मांगने चले गए, आज की तारीख तक कश्मीर नहीं गए, सर्वदलीय बैठक में नहीं गए, संसद का विशेष सत्र नहीं बुला रहे, एक तरफा एक एकलाप कर दिया राष्ट्र के नाम संबोधन में, उसमें भी जरूरी सवालों के जवाब नहीं दिए। तो मैं ये मानता हूँ सरकार की बहुत बड़ी असफलता है ये घटना, इसके जवाब तो मिलना ही चाहिए, लेकिन शायद कभी नहीं मिलेगा। सर, ये इसी सवाल के साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है कि आप जो बेसरन घाटी है, जो बेसरन घाटी से ही अमरनाथ यात्रा का रास्ता जाता है, वहाँ से अमरनाथ जो मंदिर है वहाँ पर मुश्किल से 30-35 किलोमीटर है। कहीं इसके अलावा भी तो कोई दूसरी साजिश नहीं थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी। पुलिस वहाँ से सुरक्षा बल हटा लिए गए, ऐसे बयान भी आया कि पहले वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही वहाँ से विड्रॉ किए गए थे सुरक्षा बल। तो इस सब के पीछे कारण क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ, इसमें पूरी साजिश थी कि देश के भीतर हिंदू मुस्लिम नफरत को फैलाना, बढ़ाना, उस खाई को चौड़ा करना। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, अब तो भारत सरकार कह रही है। सीज फायर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विदेश सचिव विक्रम मिस्री की, विदेश मंत्री, ये सारे लोग अब एक ही बात तो कह रहे हैं कि दहशतगर्दों का सरहद पार के लोगों का इरादा ये था, उनकी मंशा ये थी
कि हिंदू मुस्लिम नफरत फैल जाए। लेकिन उनकी मंशा को पूरा करने के काम में कौन लग गया था घटना के बाद? यही भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग और उनके समर्थक। आतंकवादियों ने घटना की, यहाँ भारत में मुसलमानों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया था। तो कौन उनकी मंशा को पूरा कर रहा था? सत्ता और सत्ता में बैठे लोग। तो ये साजिश का सवाल आप पूछ रहे हैं, साजिश तो थी। उनकी साजिश सिर्फ लोगों को मारना नहीं थी, उसमें धर्म पूछकर, मजहब पूछकर मारना उस साजिश की तरफ ही तो इशारा कर रहा है। इससे पहले तो आतंकवादी कभी पूछकर नहीं मारते थे, अंधाधुंध गोली चलाते हैं, मारकर चले जाते हैं। तो आप तो उनके इरादों को पूरा करने में लग गए। सत्ता में बैठे लोग और उनके समर्थकों ने अभियान शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना शुरू कर दी। मैं बार बार ये कहता हूं कि हम कौन होते हैं भारत के मुसलमानों को सर्टिफिकेट देने वाले या कश्मीर के लोगों को सर्टिफिकेट देने वाले? क्या वे अपने को सर्टिफिकेट कल से देने लगे हिंदुओं को? कश्मीर में बैठकर लोग कहने लगे नहीं, हिंदुस्तान के बाकी जो लोग हैं वे भी हमारी तरह देशभक्त हैं जैसे हम हैं, तो कितना बुरा लगेगा। वे भी वैसे ही हैं। मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं ये वाक्य दोहराने में भी ऐतराज करता हूं। लेकिन आप बार बार कश्मीरियों पर संदेह करें, उनके खिलाफ नफरत फैलाएं, कश्मीरी स्टूडेंट्स को चंडीगढ़ में मारने पीटने लगे, मेले ठेलों में कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट करें, तो ये तो पाकिस्तान के एजेंडे को हवा देने का काम आप कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, इस देश के लोगों ने, आम हिंदुस्तानियों ने, हिंदू हो या मुसलमान, सब ने पाकिस्तान की उस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। भारत में भी सत्ता में बैठे लोग या सत्ता के समर्थकों का जो प्लान था हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने का, उसे भी इस देश के लोगों ने भाईचारे से पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन सर एक सवाल और आ रहा है, और लोग आपसे भी लोग करते होंगे, क्योंकि ये जिज्ञासा लोगों के मन में आज भी है और ये जिज्ञासा हमेशा रहेगी। कई बार आपसे भी लोग मिलते होंगे, ये सवाल ज़रूर पूछते होंगे और मुझसे भी पूछते हैं कि जिस तरह से पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा घटना हुई थी, उसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद ये जो पहलगाम की घटना हुई, दोनों में एक सिमिलरिटी लोगों में नज़र आ रही है कि ना उस घटना के आतंकी आज तक सामने आ पाए, ना इस घटना के आतंकी सामने आए। कम जैसे 26/11 हुआ था मुंबई में, उसमें जो आतंकी थे वो मारे गए थे, उनको फांसी दी गई थी। लेकिन आज तक इन दोनों घटनाओं में ना किसी आतंकी का चेहरा सामने आया, ना किसी आतंकी का नाम सामने आया, सिर्फ हवा हवा में बात चल रही है। ये बहुत गंभीर सवाल है। लगातार उस घटना के बाद से, पहलगाम के हमले के बाद से लोग पूछ रहे हैं, मैंने भी वीडियो बनाया उस पर। देखिए, मुंबई 26/11 के हमले के बाद प्रधानमंत्री मुंबई पहुंचे थे, मूसलाधार बारिश में छाता पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मनमोहन सिंह ने। उस वक्त जितने हमलावर थे, हमारे एनएसजी कमांडोज ने, सारे सुरक्षा बलों ने मिलकर उनका सफाया किया। जिंदा किसको पकड़ा? अजमल कसाब को। उसको पकड़ने से क्या फायदा हुआ? उससे पूछताछ के माध्यम से ही तो भारत सरकार ये साबित कर पाई कि आतंकवादियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि पहलगाम के हमले के बाद जब कोई पकड़ा ही नहीं गया, उनके नाम तक सामने नहीं आए, ना आप मार पाए, तो कैसे साबित करेंगे दुनिया के सामने? अजमल कसाब को पकड़ने के बाद भारत सरकार ने तमाम दस्तावेजी प्रमाण इकट्ठे किए, डॉजियर तैयार किया, पाकिस्तान को भेजा, पूरी दुनिया के सामने रखा कि देखिए भारत में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। वो इसीलिए कर पाए ना, कसाब को पकड़ा गया, फिर उससे फांसी हुई। कसाब पकड़ा गया इसीलिए, वो जो एक अभी आया तैमूर राणा और हेडली, डेविड कोलमैन हेडली तो अमेरिका की जेल में, उसको तो ला भी नहीं सकते हम, क्योंकि उसने अपनी सरेंडर की शर्त में ये रखा हुआ है कि मुझे भारत नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन तैमूर राणा को आप इसलिए ला पाए कि कसाब को जिंदा पकड़ा गया। अगर उसको भी मार दिया जाता तो न तैमूर राणा का नाम कभी पता चलता, न डेविड कोलमैन हेडली का, न पाकिस्तान के बाकी आकाओं का। पुलवामा का आपने कहा, पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया? इतने दिनों से वहाँ गाड़ी घूम रही थी, इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स वहाँ घूमता रहा गाड़ी में, किसी को पता नहीं चला। वहाँ के जो टारगेटेड गाड़ी पर हमला हुआ है। सत्यपाल मलिक बार वो खुद कह चुके हैं, कई तरह के उन्होंने बयान दिए हैं कि एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, फोर्स को बाई रोड क्यों भिजवाया गया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये कई ऐसी पहेलियां हैं जो शायद कभी हल नहीं होंगी। देश को अपने आप समझना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं, उनका इरादा क्या है। हर चुनाव से पहले ही क्यों बड़ी घटनाएं होती हैं? अभी बिहार में चुनाव है, फिर बंगाल में, फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में है, केरल में है। हम सीधे कोई बात नहीं कह रहे,
देश के हवाले छोड़ते हैं, अच्छा, आपके नारद मुनि के दर्शकों के हवाले अच्छा छोड़ते हैं। सर, एक सवाल और था। क्या भाजपा संगठन में, भाजपा सरकार में क्या त्याग पत्र देना या न्याय इस्तीफा देने की कोई नीति नहीं? जैसे 26/11 घटना हुई थी तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, केंद्रीय गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। लेकिन पुलवामा हमले की बात करें या पहलगांव के हमले की बात करें, उसके बाद ये जो बयानवीर मंत्री हैं इनकी बात करें, कोई इस्तीफा कुछ होता देखिए है? 2014 नैतिकता में के आधार नहीं, कुछ? कोई नैतिकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नैतिकता से दूर का भी कोई रिश्ता नहीं है। 2014 में जब सरकार बनी पहली बार मोदी की, तब राजनाथ सिंह ने कहा था ये एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, बड़े घमंड से कहा था उन्होंने, और देख लिया हमने, बड़ी से बड़ी घटना में किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। 26/11 के हमले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जैसा कि आपने याद दिलाया, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन, उन्होंने भी इस्तीफे की पेशकश की थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फ़र्क ही ये है कि कांग्रेस में सिर्फ आरोप लगने मात्र पर इस्तीफे होते रहे हैं। आपने संयोग से पूछ लिया है तो एक उदाहरण हम जो पहले कह चुके थे, आदिवासी वोट बैंक की चिंता में, लेकिन कांग्रेस ने उसकी भी चिंता नहीं की थी। दिग्विजय सिंह की सरकार में एक घटना हुई थी, वो भ्रष्टाचार का आरोप था, एक आदिवासी मंत्री थे उनके ऊपर, दिग्विजय सिंह ने उनका इस्तीफा ले लिया था बिना वोटों की चिंता किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, कोई जिम्मेदार नहीं है, वरना आंतरिक सुरक्षा के लिए तो केंद्रीय गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। 2 साल से मणिपुर चल रहा है, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी तब हुआ जब अमेरिका यात्रा शुरू होने वाली थी मोदी की, वहाँ दुनिया में सवाल पूछे जाते इसलिए इस्तीफा लिया, बाकी तो कभी इस्तीफे नहीं हुए। जाट आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में हरियाणा जलता रहा, सेना उतारनी पड़ी, 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 13 लोग मारे गए, मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा नहीं हुआ, हरियाणा के गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। तो मूलतः भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक नैतिकता से, सिद्धांतों से, शुचिता से कोई संबंध नहीं है। उनका चाल चेहरा और चरित्र उससे बिल्कुल उलट है जिसका वे दावा करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर चलाया हिंदुस्तान सरकार ने, और हमारे आर्मी को सल्यूट है कि उसने इसको कामयाब करा और ऐसी ऐसी जगह पर वार किया जहाँ पर आतंकवादी ठिकाने तो उनको नेस्तो नाबूद किया। ऑपरेशन सिंदूर का फ़ायदा जब कंप्लीट हुआ तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिला, पाकिस्तान को या भारत को? जहाँ पाकिस्तान को $1 बिलियन का फंड मिला है IMF से, उसके साथ तुर्की आए, उसके साथ अजरबैजान आए, उसके साथ चीन आ गया और अमेरिका का भी सपोर्ट मिलता रहा। लेकिन भारत ने भारत के प्रधानमंत्री लगभग 200 देशों की यात्रा करी, सबसे मित्रता का दावा करते हैं, भारत के साथ एक भी देश खड़ा नजर नहीं आया। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये जो विदेश नीति है वो फेल रही या जो डिप्लोमेटिक है वो फेल रही है? देखिए, हमारे सेनाओं के पराक्रम पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, निश्चित तौर पर हमारी बड़ी सफलता है और हमारी सेना के सामने पाकिस्तान की सेना कहीं नहीं ठहरी, बिल्कुल भी नहीं लगती। चाहे वो परमाणु हथियारों का मामला हो या बाकी सारी सुविधाओं, परमाणु हथियारों का उपयोग कोई नहीं करेगा। बाकी के मोर्चे पर जो नाकामी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की बड़ी नाकामी है। उन्होंने 100-125 देशों से ज़्यादा विदेश यात्राएं की हैं। वे दावा करते रहे, उनके समर्थक दावा करते रहे, नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे शक्तिशाली नेता हैं, लेकिन जब संकट का समय था तो कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। 26/11 में फिर दोहराऊंगा, 26/11 के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान का नाम लेकर उसके खिलाफ टिप्पणी की थी, बयान जारी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और भारत का साथ दिया था। आज की तारीख में तो अमेरिका का राष्ट्रपति रोज अपमानित कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री को और भारत को। दुनिया का कोई देश खुलकर हमारे सामने नहीं खड़ा हुआ। तो ये हमारी डिप्लोमेसी की बड़ी पराजय है। मैं तो ये कहूँगा, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को विदेश नीति आती ही नहीं है। डिप्लोमेसी राजनीति से ऊपर की चीज़ होती है, उनको आती ही नहीं है। विदेश यात्राएं करना, किराए के भाड़े के ढोल वाले ले जाकर मोदी करवा लेना विदेश नीति नहीं है। विदेश नीति की परीक्षा होती है राष्ट्रीय संकट के समय, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी के समय दुनिया का दरोगा अमेरिका कुछ नहीं कर सका था हमारा। इंदिरा गांधी अमेरिका में रिचर्ड निक्सन को आंखें दिखाकर आई थी, और जब युद्ध शुरू होने वाला था तब भी उन्होंने कहा था, जब अमेरिका का 7वां जहाजी बेड़ा रवाना हुआ पाकिस्तान की मदद के लिए, तब इंदिरा जी ने कहा 7वां नहीं 70वां जहाजी बेड़ा भेज दीजिए, भारत अब नहीं रुकेगा। नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी या किसी से भी नहीं की जा सकती। वे एक असफल प्रधानमंत्री हैं।
और इस घटना में भी उनकी असफलता दुनिया के सामने आ गई। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे सवाल तो पूछेंगे में देश के प्रख्यात पत्रकार, बेबाक निडर पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक से, जिनसे हमने मध्य प्रदेश की उन राजनीति को लेकर चर्चा की, कश्मीर दौरे को लेकर चर्चा की, उन जो श्रम मंत्री हैं जिन्होंने सेना और सेना के अधिकारी के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की, उनको लेकर सवाल किए। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। डॉक्टर पाठक साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।